नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रखे जाने वाली मैन पावर में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण का निश्चित तौर पर अनुपालन किया जा रहा है। वर्तमान में बीसीए की 16% आरक्षण के विरुद्ध 15.64% और बीसीबी की 11% आरक्षण के विरुद्ध 11.4% मैन पावर है। इसके अलावा 20.63% कर्मचारी अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए कहा कि वास्तव में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कोई पक्की भर्ती नहीं है, ये केवल अस्थायी तौर पर कार्य के लिए रखे जाते हैं। इसके तहत रखे जाने वाले लोगों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती जिसमें आरक्षण की गणना की जा सके। ये तो विभाग अनुसार आवश्यकता के अनुरूप रखे जाते हैं। फिर भी सरकार अनुसूचित जाति व पछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 20 से 27% का पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा कि यदि पहली भर्ती में आरक्षण की संख्या कम होती है तो अगली भर्ती में उसे पूरा कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। निजी उद्योगों को निगम पर पंजीकृत डाटा में उनकी मांग के अनुसार ही युवाओं की सूची उपलब्ध करवा दी जाती है और उसके बाद उद्योग अपने अनुसार युवाओं को नौकरी देते हैं। सीएम ने कहा कि सरकारी विभागों द्वारा निगम के पोर्टल पर मैन पावर की मांग भेजी जाती है और उसके अनुरूप निर्धारित मानदंडों के अनुसार अंकों के आधार पर युवाओं का चयन करके विभागों को सूची भेज दी जाती है। अब सरकार कौशल रोजगार निगम के पोर्टल को HRMS के साथ एकीकृत कर रही है और अब सरकार ने यह प्रावधान किया है कि यदि विभाग अपनी मैन पावर की मांग में बदलाव करना चाहते हैं तो वे युवाओं का चयन से पहले कर सकते हैं। एक बार युवाओं का चयन हो गया तो विभाग को अनिवार्य रूप से इसे ज्वाइन करवाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विदेश सहयोग विभाग के सहयोग से हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल के माध्यम से युवाओं का पंजीकरण करवाया गया है। इसमें इजराइल के लिए भी आवेदन किया गया है। 1909 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और 219 युवाओं का चयन किया गया है। इनके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन चल रही है और इसके बाद वे इजराइल जाएंगे। ये सब कार्य इजराइल सरकार और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन युवाओं को इजराइल में लगभग 1 लाख रुपए से अधिक वेतन पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इन युवाओं के लिए इंश्योरेंस की भी व्यवस्था की गई है। ये जो रिजर्वेशन है, जो उन्होंने पूछा कि शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस की रिक्रूटमेंट का रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है, मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एनुअल तौर पर जितनी भी भर्ती होती है उसकी पिछली भर्तियों में अगर ये परसेंटेज पूरी होती है 20% तो उसका हिसाब लगा करके और आगे की भर्ती की जाती है। अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो उसके नेक्स्ट जो भी, पहली बात तो ये भर्ती नहीं है, ये एक प्रकार की डिप्लॉयमेंट है। यानी डिप्लॉयमेंट यानी टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट जो 1 साल के लिए की जाती है और उसके बाद कोई निश्चित अंक नहीं होता कि कितने लोगों को उसमें डिप्लॉय करना है। जैसे आवश्यकता आती रहती है, 2 आती है, 10 आती है, 20 आती है, साथ साथ करते हैं। अगर पिछले में 20% अथवा 27% जो बैकवर्ड क्लास की है और शेड्यूल कास्ट की 20% से कम रहती है तो फिर उसको एडजस्ट करते हैं। अगर उसमें पहले से पर्याप्त है तो फिर नॉर्मल भर्ती हो जाती है, अगली भर्ती में उसको फिर पूरा करते हैं। आज की स्थिति में BCA 16% की आवश्यकता होती है, 15.64% इस समय जो नई भर्ती हुई है वो इसके अंदर उपस्थित है। नई भर्ती में 0.36 इसको पूरा कर दिया जाएगा। ऐसे ही BCB में 11% की आवश्यकता होती है, वहां 11.4 पहले से है। देखा जाए तो दोनों टोटल मिलाकर के 27.04 ये पहले से इसके अंदर इसका प्रावधान किया हुआ है। इसी प्रकार SC में 20.63% आज के समय जो भर्तियां हुई है उसके अंदर पहले से प्रावधान किया हुआ है। तो इसलिए इसका कोई अलग से प्रोविजन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर हम मान लो इसका कोई नोटिफाइड इस प्रकार का कोई प्रोविजन करते हैं तो फिर हर भर्ती में अलग अलग करने के बाद उसकी भर्तियां संभव ही नहीं हो पाती हैं। एश्योरेंस यही है कि हर समय इसको पैरेलली देख करके उसको 20% और 27% दे दिया जाता है। जहां तक सरकारी डिप्लॉयमेंट के अलावा बाकी चीज़ों का भी हमने इसमें ओपन किया है, क्योंकि ये एक फैसिलिटेटिंग एक कौशल रोजगार निगम है कि अगर प्राइवेट को भी चाहिए तो वो यहाँ से सुविधा ले सकता है, हमको बता सकता है कि हमको इतने लोग चाहिए। हमारे पास जो डाटा है, जो रजिस्टर्ड डाटा है, उसमें से हम ऑफर करते हैं। ऑफर लेटर होता है वो बाद में रखने का काम, न रखने का काम ये संबंधित संस्थान का होता है।
वो उनको रखता है तो ठीक है, नहीं रखता है तो हाँ, जब वो रखते हैं तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है इन लोगों को रख लिया गया है, क्योंकि उसका कोई कमीशन 1% का रखा हुआ, वो 1% का कमीशन जमा करा देते हैं, और नहीं रखते हैं तो भी उन्हीं की मर्जी है। अल्टीमेटली ये तो एक फैसिलिटेशन सेंटर है, किसी ने मांगा कि हमको इतने नाम चाहिए, हम उनको उतने नाम देते हैं, उसमें रखना ना रखना है उनका काम है, हमारा नहीं है। जहां तक डिपार्टमेंट के नाते से है, डिपार्टमेंट रिक्वेशन देता है। अभी तक ये था कि रिक्वेशन देने के बाद हम उनको डिपार्टमेंट को एक रेफर देते थे कि इतने लोगों को हमने इसमें से चयन करके रैंकिंग के हिसाब से और ये आपको भेज रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कराइए। उसमें बहुत डिपार्टमेंट उस समय तक, क्योंकि समय का गैप ज्यादा होने के कारण से उनकी आवश्यकता कभी कभी कम हो जाती थी या कोई रेगुलर नौकरी आ जाती थी, उसकी इंफॉर्मेशन एचकेआरएम के पास नहीं होती थी। अब एचकेआरएम के पोर्टल को सीधा सीधा डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया गया है कि जैसे ही उनकी कोई रिक्वेशन देरी से मानो बदलाव भी करना चाहते हैं तो एचकेआरएम को पता लगेगा। एचकेआरएम लेटेस्ट जो उनका रिक्वेशन है उसके हिसाब से भर्ती करके उनको देंगे और उसकी जानकारी डिपार्टमेंट को भी हो जाएगी कि आज ये सिलेक्शन हुई है, इस सिलेक्शन में तुरंत उनको ज्वाइन कराना अनिवार्यता उसके लिए कर दी गई है। अब कोई ऐसा आगे से केस नहीं आएगा कि एक बार एचकेआरएम में अगर उनका नाम सिलेक्ट हो गया तो ज्वाइन नहीं कराएंगे। अगर नहीं कराना होगा तो पहले से रिक्वेशन में बदल करके वो एचकेआरएम को सेम टाइम पर भेज देंगे, इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। जहां तक विदेश भेजने की बात है, एचकेआरएम को एक फॉरेन कंट्रीज का फॉरेन कॉर्पोरेशन के माध्यम से डिमांड की जो जानकारी मिली, उस जानकारी के आधार पर एचकेआरएम के पोर्टल को उपयोग किया गया और उपयोग करने में केवल उसमें रजिस्ट्रेशन जो है उस पोर्टल के माध्यम से की गई। चयन की प्रक्रिया जो इजराइल के लोग थे उनका और जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है उन लोगों के मिलकर के उनके चयन किए। 200 कुछ लोगों का चयन हुआ, उनका पासपोर्ट वेरिफिकेशन चल रहा है। कुल कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया 8169 थे और जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए अपीयर हुए 1909 हुए और जिनका सिलेक्शन हुआ 219 हुआ। तो 219 लोगों का पासपोर्ट वेरिफिकेशन करके और उनका 3 महीने का ट्रेनिंग का काल है, वो होने के बाद फिर ही वो जाएंगे और जब जाएंगे तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से इजराइल गवर्नमेंट ही उनको सैलरी देने वाली है और अच्छी सैलरी है, 1 लाख से ऊपर की सैलरी है। उनकी इंश्योरेंस, उनकी बाकी चीजें सब करा करके दी जाएंगी, उसमें कहीं को कठिनाई नहीं। दोबारा से फिर उनको कहा है कि उसमें रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रैंकिंग में अब जो सिलेक्शन होगी वही उसमें दोबारा मिल पाएंगे। पहले वाला कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, वो भी एक सिलेक्शन लेटर था, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है डिपार्टमेंट ने करनी है, अब उसका कोई अर्थ नहीं है। उनको प्रायोरिटी जो पहले से रैंकिंग उस हिसाब से मिलेगी। अगर पहले सिलेक्ट हुआ तो अभी भी उनकी दोबारा डिमांड आएगी तो सिलेक्शन उन्हीं की होगी क्योंकि उनकी रैंकिंग हायर है। अब जाने का खर्चा भी कोई एग्रीमेंट में चीज होगी, इस समय उसका नहीं है, लेकिन कुल मिला करके जब सैलरी अच्छी मिलेगी तो जाने का खर्चा इतना ज्यादा नहीं है जिसमें से नहीं कर पाएंगे। सड़कों का चौड़ीकरण करते समय बीच में आने वाले बिजली के खंभों को अब ट्रांसमिशन कंपनियां स्वयं अपने खर्चे पर हटाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन ये घोषणा की। सीएम ने कहा कि पहले संबंधित विभाग को बिजली के खंभे हटाने के लिए नोटिस दिया जाता था। वहीं उन्होंने एक और घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने आबकारी नीति में प्रावधान किया था कि 1 मार्च से डिस्टिलरीज प्लास्टिक की बोतलों की बजाय कांच की बोतलों में शराब की सप्लाई करेगी, लेकिन अब सरकार ने पॉलिसी की अवधि तक इस अनिवार्य प्रावधान को वैकल्पिक कर दिया है ताकि डिस्टिलरीज को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रॉपर्टी आईडी की व्यवस्था की केंद्र सरकार ने सराहना की है और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 7 सीटिंग हुई हैं और सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये 5वां बजट मैंने वित्त मंत्री के नाते पेश किया और वो विधिवत रूप से आज पारित होकर के अगले वर्ष भर के लिए जो भी उसमें हमने अपनी नीतियां, अपना जो एक विजन, व्यू पॉइंट रखा है उसको सदन ने जो है सर्वसम्मति से पारित किया है। मैं पूरे सदन का और पूरे विधानसभा के जितना भी स्टाफ है, जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, खास करके अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आपका भी, मीडिया का, अधिकारीगण का, सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये सदन विशेष तौर पर कुछ ऐसी यादें भी छोड़ के जा रहा है कि जिसमें आज इस समय जब समाप्त हो रहा है तो पूरा विपक्ष यहाँ उपस्थित नहीं है।
कि ठीक है, बीच बीच में कुछ पक्ष विपक्ष की बातें होती हैं, कभी वॉकआउट होता है, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, और अगर वो रहते हैं तो हमें भी कुछ बातों का जरूर ध्यान में आता है कि कहीं कोई गलती हो रही तो उसको सुधार करने में विपक्ष की मदद मिलती है। अगर वो यहाँ इस समय उपस्थित होते तो मैं उनका भी इस नाते से आभार प्रकट करता। लेकिन जितने भी बिल हैं, जितने एक्ट बने हैं, उनको सुने बिना, उसमें कोई संशोधन आदि दिए बिना वो चले गए हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि अपने साथियों को, चलो आज फिर मुस्कुराया जाए, बिन माचिस के कुछ लोगों को जलाया जाए। इस बजट सत्र में 7 सिटिंग्स हुई हैं और उसके अंदर जैसा लगभग 33 घंटे का काम पूरा हुआ है। एवरेज 5 घंटे रोज हम बैठे हैं और सुचारू रूप से इस काम को हमने चलाया है। इस बीच में 1-2 घोषणाएं मैं करना चाह रहा हूं। एक तो पावर डिपार्टमेंट की मेरे पास ऐसी घोषणा आई है कि जब सड़कों का चौड़ा उनको किया जाता है, चौड़ाकरण होता है और नई सड़कें जो बनाते हैं उसमें कई बार बीच रास्ते में विद्युत के पोल होते हैं। अब उनको हटाने के लिए पहले हमेशा जिस डिपार्टमेंट को हटवाना होता था उसी को नोटिस दिया जाता था, पैसे जमा कराओ, इनको हटाएंगे तब अपना काम करना। लेकिन पावर डिपार्टमेंट को हमने भी कहा और उसमें से एक बात मान ली गई पावर विभाग के द्वारा, खास करके जो कंपनीज ने वो लगाए होते हैं, ट्रांसमिशन कंपनी ने, वो आप अपने खर्चे से ही सरकारी कामों में जो भी इस प्रकार के पोल होंगे बीच में, खास करके पंचायतों के जो रास्ते हैं उनमें सामान्य सड़क गली आदि जो है उनको वो अपने खर्च के ऊपर ही हटा देंगे। इस प्रकार का एक सूचना जो है मुझे देनी है। दूसरा एक विषय कुछ सदस्यों ने यहाँ भी उठाया था, उसकी शिकायतें मुझे भी पिछले कुछ समय से मिल रही हैं। और शिकायतें क्या, उनकी कंप्लेंट इस प्रकार की है कि हमने एक प्रावधान किया था कि 1 मार्च से जो ये डिस्टिलरीज हैं वो अपनी जो बोटलिंग है उसको प्लास्टिक के बजाय और शीशे की बोतलों में करेंगे, और ये एक हमने उस पॉलिसी में प्रावधान किया था। लेकिन लगातार इस प्रकार की जो बातें मिली हैं उसमें से हमें भी ये ध्यान में आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एकदम बदलने से और उसको फिर कंप्लाई विद नहीं करें और फिर टकराव भी बने और उसमें से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई रेवेन्यू पर भी असर पड़ जाए। उस बात को ध्यान में रखते हुए समय ऐसा है, इस समय में हम उसको सोचते हैं कि इस पॉलिसी का जो समय है उस पॉलिसी तक हम उनको मैंडेटरी न करके उसको ऑप्शनल कर रहे हैं। अगर उसमें कोई शीशे की बोतल में लगाना चाहेगा तो भी ठीक है, अगर जो प्लास्टिक की बोतल में सप्लाई करता है तो भी ठीक है, ताकि किसी प्रकार की कठिनाई वो सरकार के सामने भी पेश ना हो और डिस्प्लेस को भी ना हो, और वो जो शंकाएं इधर की उधर की व्यक्त की जाती हैं उन शंकाओं को भी निर्मूल किया जा सके। एक बात, हमारा जो अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है, जिस प्रॉपर्टी आईडी के बारे में इतने चर्चाएं जो हैं कि भी इसमें ये गड़बड़ हो गया वो गड़बड़ हो गया, लेकिन जो प्रॉपर्टी आईडी का विषय इस समय केंद्र सरकार ने उसकी प्रशंसा की है, भारत सरकार ने, और उन्होंने विशेष रूप से 150 करोड़ रुपए की ग्रांट इसी काम के लिए दी है कि आप इसमें सुधार किया है, इसको और आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार की सूचना मुझे देनी है। आज के इस अवसर पर मैं समस्त सदस्यों का और समस्त बाकी सब लोगों का जिनका मैंने उल्लेख किया, बहुत बहुत मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।